बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आज जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी। आप सबको बहुत मुबारक हो। और बड़ा अहम मौका है कि पाकिस्तान ने तमाम तर मसाइब मुश्किलात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने 75 बरस पूरे किए। एक तवील सफ़र है। 14 अगस्त 1947 में बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी लेने के बाद आज तक का सफ़र, इसमें बहुत कठिन मंजिलें भी आईं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आपके सामने, अगरचे के बहुत सारे मसाइल हैं और हम इन्हीं मसाइल पे आज बात करेंगे कि 75 बरस में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया और आगे वे फॉरवर्ड क्या, यानी आगे अगले 25 बरस में हमने क्या देखना है। यानी जब हम 100 बरस के हो जाएंगे बहसीत मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, तो 100 बरस में आगे मज़ीद क्या चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। और सबसे अहम नुक्ता होगा कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आ सकता है, यानी स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। आज हमारी खुशबख्ती है कि हमारे साथ दो अहम तरीन शख्सियात हैं, दानिश्वर हैं, अहले इल्म हैं, और हम उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में बेहतरी, इस्तेहकाम, इस्लाहात और तरक्की कैसे लाई जा सकती है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि मौजूद हैं चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और स्काइप के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, फॉर्मर एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर मुख्तार साहब, पहले तो आप ये बताएं कि 75वां जश्न आज़ादी आपको भी मुबारक हो। तो इन 75 बरसों में आप क्या देखते हैं, बहुत इख्तिसार के साथ, चूँकि अगर हम 75 बरस का सफ़र शुरू करें तो बहुत सारी दास्तानें, बहुत सारे नुकात हैं, बहुत लंबा मुकालमा होगा, लेकिन आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? आप समझते हैं जहाँ पे पाकिस्तान को पहुँचना चाहिए था वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, या अभी सफ़र बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका और आपके टीवी चैनल का। एक तो सबको ये कौम आज़ादी का दिन मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क में बैठे हैं। और सिर्फ थोड़ा सा एक एजुकेशनस, मैं आपने जो मुझसे सवाल किया, इसके जी। बहुत से जवाब हो सकते हैं। एक तो हम जनरल, आपने जैसे कहा कि हम गिनना शुरू करें तो बहुत अच्छे काम भी हुए हमारे मुल्क में, बहुत से अच्छे काम नहीं हो सके, यानी बहुत सी गलतियां भी हुई जिनसे। चलें उस तरह ले लेते। मैं तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ करके देखता हूँ ना जी, जी। कि बहुत से अच्छे काम हुए भी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम नहीं हो सके। तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और उसको ठीक कर लें और रास्ते पे चल पड़ें। लेकिन एक जनरल जो मैं इस टीचर की हैसियत से समझता हूँ, मैं हमेशा कहता भी हूँ कि 1947 में अल्लामा इकबाल ने एक जो ख्वाब देखा था, अल्लाह ताला ने हज़रत कायद आज़म अली मोहम्मद अली जिन्ना साहब को, जो हमारे बाबाए कौम भी हैं, उनको अल्लाह ताला ने मौका दिया और लोगों को चंद लाख, चंद करोड़ लोगों से मिल के उन्होंने एक मुल्क बनाया, अल्लाह ताला ने बना के दिया और 27वीं की रात को दिया। 75 साल बाद हम किधर खड़े हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज एक मुल्क एक कौम की तरफ देख रहा है। आज एक मुल्क एक कौम की तरफ देख रहा है। एक कौम की तरफ कौम नहीं है हम, 22-23 करोड़ लोग तो हैं हम, लेकिन बदकिस्मती से हमें वो जो कौम नहीं बन सके। कौमियत नहीं जो होनी चाहिए थी, जो हम इर्द गिर्द देखते हैं लोगों ने, जो छोटे छोटे मुल्क 10 मिलियन पॉपुलेशन के, 15 मिलियन पॉपुलेशन के, 20 मिलियन पॉपुलेशन के, वो जब कौम बने तो उन्होंने दुनिया पे लीड किया बेसिकली। लेकिन हमारा मुल्क जो एक बहुत ही पाक कंसेप्ट के ऊपर पाकिस्तान के नाम से बना और अल्लाह ने हमें 27वीं की रात को दिया, उसकी शायद हम कदर नहीं कर सके, या हम कुछ हमारे दोस्तों ने हमें उस तरफ देखने का मौका नहीं दिया कि वो जो कौम एक टूटी फूटी अपने आप बच्चों की कुर्बानियाँ, बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ दे के, असमतें लुटा के एक कौम ने एक मुल्क बनाया था। आज 75 साल बाद वो मुल्क उस कौम की तलाश में है। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है, मैं समझता हूँ, और इसको सोचना पड़ेगा। हमें इतने ज़्यादा तफ़रक़ों में डाल दिया गया, कभी लसानियत के बुनियाद पे, कभी एथनिक के बुनियाद पे, कभी रिलीजन के बुनियाद पे, कभी हमें वो ग्रुप मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुपों की बुनियाद पे कि हमें, आप पाकिस्तान का लफ्ज़ बदकिस्मती से किताबों में पढ़ते हैं, हम किसी से भी पूछें तो पहला सवाल होता है आप किधर के हैं, कहाँ के होते हैं, कहाँ पैदा हुए थे, किधर रहते हैं। मुझे तो जो पूछता है मैं कहता हूँ पाकिस्तान का हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ। तो इससे बड़ी मेरी पहचान नहीं हो सकती जी। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे जो नज़र आता है, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, या जिसको कहना चाहिए बॉटल नेक है,
इसको अगर हम समझ जाए ना तो अगले 20-25 साल तो बड़ी दूर की बात है, अगले 10-15 साल के अंदर हम वापस टर्न अराउंड कर सकते हैं। और पाकिस्तान किसी तरह भी दुनिया के किसी मुल्क से कम नहीं है। हमारे पास बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, हमारी यूथ जो है, जो 63 या 68% लोग कहते हैं 30 ईयर एज ग्रुप की है, वो माशाल्लाह दुनिया में कहीं भी गए हैं तो उन्होंने नाम बनाया है। पोटेंशियल है हमारे पास, अल्लाह ने हमें हर कुछ दिया हुआ है। नीयतें ठीक कर लें, कौम बन जाएं, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह मियाँ मेहरबानी करेगा। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, बड़े अहम नुकात की तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई कि मुल्क तो हासिल कर लिया लेकिन कौम नहीं बन सके। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, माशाल्लाह आप कौमी ज़राया ब्लॉग में और प्रिंट मीडिया में आप लिखते भी हैं, तहरीरें भी आपकी रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ भी आप अटैच्ड हैं। 60 की दिहाई में जो पाकिस्तान ने तरक्की का एक सफ़र शुरू किया था, पाकिस्तान में फिल्म्स बन रही थी, आर्ट, कल्चर, इल्म, और पाकिस्तान के 5 साल तरक्की के मंसूबे दीगर ममालिक लेके अडॉप्ट कर रहे थे। तो सवाल ये कि वो 60 की दिहाई में शुरू किए जाने वाला सफ़र, उसमें क्या रुकावटें आ गई, वो आगे नहीं चल पाया और फिर उसके बाद हम रिवर्स गियर में चलना शुरू हो गए। जी शुक्रिया मतीन साहब, मेरी तरफ से भी अहले वतन को जश्न यौम आज़ादी आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने जो सवाल किया है वो बहुत अहम है, और उससे 60 की दिहाई से पहले अगर आप जब आज़ादी से 60 की दिहाई पे आते हैं जी तो वो भी एक पॉलिटिकल टर्माइल का दौर था, जी। तो हम कंसोलिडेट नहीं कर पाए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं था। बिल्कुल ऐसे। और नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि बकौल वो मैं पूरी तरह से उसको रिकॉल ना कर पाऊँ, लेकिन नेहरू साहब से ये एट्रीब्यूटेड था कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता हूँ जितनी पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती हैं। बिल्कुल जी। गांधी ने कहा था। लेकिन 60 की दिहाई की जब आप बात करते हैं जी तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी एक तरह से पैराट्रूप या बोरोड तरक्की थी, वो इंडिजिनस तरक्की नहीं थी, क्योंकि अमेरिकी डॉलर बहुत बरस है। और अगर आप गौर ज़्यादा गहरे तौर पे जाएंगे तो जितने भी मिलिट्री दौर थे वहाँ पे फिर डॉलर की बरसात होती थी, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे बड़े मजबूत। हम इत्तेफाक से उसमें इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स थी, जब हम उसमें अमेरिका के हिस्सेदार बने, साथ हुए, तो हम पे खासी इनायत हो, लेकिन हम उसको कैपिटलाइज पूरी तरह नहीं कर पाए। मतलब 60 की दिहाई में हमने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया था। ये जो आप जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, वी ओ इट टू चाइना। आपके यहाँ इस वक्त जो इंडस्ट्रियल बेस है वो चीन ने बना के दिया। बिल्कुल ऐसे। जी जी। तो अमेरिका ने आपकी इंडस्ट्रियल बेस वो कभी आपको उधर आने ही नहीं देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्रीकल्चर की तरफ ला के रखा। उसके बाद अगर आप जब मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया होता है तो फिर आप देखते हैं, आप जो है इधर उधर देख रहे होते हैं, इसलिए कि आप अंडर सैंक्शंस होते हैं। और आप अलमिया ये देखें कि इंडिया जो है 74 में बम न्यूक्लियर धमाका करता है और सैंक्शंस हम पे लग जाती हैं। तो ये हाल है जहाँ तक। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम ज़्यादातर वो अदवार जो मिलिट्री के अदवार थे उसमें हम पे मनो सलवा बरस रहा था डॉलर की सूरत में, और हम अब कोई बेस जो एक्चुअल बेस है हम नहीं बना पाए। उसमें सबसे बड़ी बेस ये थी कि आपकी एजुकेशनल बेस बननी चाहिए थी। इंडिया ने अपने इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी IITs बनाए, जिसका ये है कि उसका ग्रेजुएट जो है वो आज MIT में बगैर किसी जो है एग्जामिनेशन के वहाँ एंटर हो सकता है। तो आपको ये देखा, हमारे यहाँ कोई IIT को PIT टाइप चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ PTI है। तो मतलब ये है कि आपको बहुत कुछ कर पाए, IT की बजाय PTI है। वाह। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ अलमिया रहा है वो एजुकेशन की तरफ कि तमाम हुकूमतों ने, आप देख लीजिए कितना आप अपने GDP का देते हैं अपने एजुकेशन की तरफ, एलोकेशंस कितनी करते हैं, और उसके मुकाबले में जब आप उसकी तरफ देखते हैं पब्लिसिटी बिल, तो उस पर आप कितने एलोकेशन करते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर मुख्तार साहब, आखिर सवाल वही आया जो मैं भी यही करने जा रहा था कि तालीम के मैदान में पाकिस्तान पीछे रह गया, और हमारे पड़ोसी ममालिक, एक दिन पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, अगले रोज़ 15 अगस्त को हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की,
और पाकिस्तान के बाद बहुत सारे ममालिक ने जो आज़ादी हासिल की उसमें मशरक़ बैद के ममालिक भी शामिल हैं और कई ममालिक भी हैं। तालीमी, माशी, सियासी मैदान में ममालिक बहुत आगे निकल गए। लेकिन जो एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब का नुक्ता है, वही सवाल आपके लिए। आप एज ए बाहिर तालीम भी रहे, फिर पॉलिसी साजी के लेवल पे पहले भी चेयरमैन HEC रहे, अब भी रहे। हमारे तालीम के इस मैदान को और इस तालीम के शोबे को क्यों नज़रअंदाज किया गया? जहाँ फोकस होना चाहिए था तालीम के एक स्पेसिफिक फील्ड में, वहाँ नहीं किया गया और एक मैस प्रोडक्शन ऑफ डिग्रीज जो हैं वो प्रोड्यूस की गई। तो तालीम में हमारी डायरेक्शन भी सही नहीं रही और हुकूमतों की तरजीहात भी नहीं रही। क्या वजह है? देखें जी, अभी एम्बेसडर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी कौम को रोका गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाने दिया गया। यही चीज़ एजुकेशन में भी हुई। होता यह है कि ये खाली पाकिस्तान का अलमिया नहीं है, तकरीबन मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री का भी ऐसे यही मसाइल हैं सबके, कि हमने तालीम को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, जबकि हमारी पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी थी। सुभान अल्लाह। ठीक है, लेकिन पढ़ अपने रब के नाम पढ़ो और आपके नाम से पढ़ो। जी। होता यह है कि हम देख रहे होते हैं वेस्ट की तरफ, USAID की तरफ, दूसरे एजेंसीज की तरफ कि वो हमें तालीम में कुछ फ़ंड दें जी, और वो खुशी से देते हैं। वो फंडिंग आती भी है, इसमें भी कमी नहीं रही। आती है, लेकिन वो आती किस, देखे ना, जो कोई फंड देता है तो उसका अपना भी एजेंडा होता है, साथ एक शराइत की लिस्ट है पूरी। एजेंडा। वो हमारे कहते नहीं, हम पैसे देते हैं आपकी प्राइमरी एजुकेशन को, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी एडवांस लेवल की एजुकेशन स्ट्रेंथन हो। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि श्रीलंका सिंड्रोम कि वहाँ पे 99% शायद लिटरेसी रोड होगी, लेकिन वहाँ पे तरक्की नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अपर लेवल की एजुकेशन को या हायर एजुकेशन को वो फोकियत नहीं दी, या उसमें उतनी एडवांसमेंट नहीं है जो, क्योंकि इट शुड बी ए बाई मॉडल अप्रोच के नीचे से भी आप उनको तरक्की दें और ऊपर से भी उनको स्ट्रेंथन करें। तो हमें जो भी इमदाद मिलती है करिकुलम को रिवाइज करने के लिए, हमें पॉलिसीज़ बनाने के लिए मिलती है इमदाद। जब वो करिकुलम बनता है तो वो फिर अपने मकसद के, अपने उनका एजेंडा होता है, उसके मुताबिक बनता है। और जो किताबें बनती हैं फिर वो उसमें भी बाद में मसाइल पैदा हो जाते हैं कि अच्छा, और फिर हमें पता नहीं क्यों हम शाये हो जाते हैं कि यार हिस्ट्री मुसलमानों का नहीं लिखो, मुसलमानों की जो उनकी फतवात है उसके बारे में जिक्र ना करो। एक शानदार पस मंजर है, तारीख बहुत अच्छा तारीख है, हमें प्राइड है उस पर, 800 बरस स्पेन पे हुकूमत की वहाँ पे। बिल्कुल नहीं, यही नहीं, सिर्फ आप देखें कि जिस वक्त मगरब जो था, सो कॉल्ड, जिसको डार्क एरा कहते हैं अपनी जहालत का, उस वक़्त वो फ़ख्र महसूस करते थे कि उनकी नस्लें या उनके बच्चे उंदरस में पढ़ रहे हैं, बगदाद में पढ़ रहे हैं, इजिप्ट में पढ़ रहे हैं। जिस तरह आजकल हम कह रहे हैं, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा कि वेस्ट की टॉप यूनिवर्सिटियों पे इंडिया के बच्चे बड़े आराम से चले जाते हैं। आज हम प्राइड फील करते हैं कि मेरा बच्चा हार्वर्ड में पढ़ रहा है, मेरा कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, मेरा फलाने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो मज़ा क्या हुई कि हम मुसलमानों ने अपना रास्ता छोड़ दिया, तालीम को और तरबियत को छोड़ दिया और बाकी चक्रों में पड़ गए, और वेस्ट ने बड़े आसान तरीके से हमें दूसरे रास्तों पे लगा दिया। और ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो दीगर वजूहात के ऊपर हम रोशनी डालेंगे और अपने पैनलिस्ट से उनके जवाबात हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदेद, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी की। 75 बरस में पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, बड़ा अहम नुकता है कि आज तक तालीम के निज़ाम में, जिस तरफ आपने भी रोशनी डाली, हम अपना कोई ऐसा निसाब ही तैयार नहीं कर पाए। एक तरफ एलीट इंग्लिश मीडियम और दूसरी तरफ उर्दू मीडियम, गैप उसी तरह। मुख्तार साहब कह रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस है, लेकिन वो भी इतना नज़रअंदाज है कि वहाँ पे भी इतनी इनरोलमेंट नहीं है कि वो सेकेंडरी लेवल तक पहुँच सके, फिर आगे हायर एजुकेशन। तो इस एजुकेशन के शोबे में भी पॉलिसियों का जो तसलसल है उसमें फुकदान रहा है। दो नुकते हैं, एक तो हम आज तक अपना कौमी निसाब नहीं बना पाए। कहीं कैम्ब्रिज सिस्टम है, कहीं अमेरिकन सिस्टम है, कहीं दीनी सिस्टम है, मदरसा, करोड़ों तलबा मदरसे के सिस्टम में पढ़ रहे हैं। और आज हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे आपने पहले आपने रोशनी डाली थी। तो आखिर क्या वजह है तालीम में? इस वक्त सवाल यह है कि तालीम के शोबे में क्या फौरी तौर पर ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत है
ताकि हम तरक्की का जो सफ़र है वो तेज़ी के साथ आगे तय कर सकें? देखिए मतीन साहब, ये जहाँ तक नसाब की बात है, जो बाकी दुनिया में अब मैं जो अपनी सर्विस के दौरान मैंने देखा है, चाहे वो यूके हो या अमेरिका हो या फॉर दैट मैटर इवन अमारात हो, इंडिया में भी नसाब एक होने की जो है वो कोई शर्त नहीं है। असल चीज ये है कि आप बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग जो शौक है वो कैसे पैदा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो मदरसे में करें, आप इंग्लिश बड़ा अहम नुकता है क्रिटिकल अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग वो है ही नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग, आप बच्चे को सवाल करने को एनकरेज ही नहीं करते बल्कि उसको झड़क देते हैं। हमने टीचर्स को देखा है, वो बच्चा सवाल करे तो उसको झड़क देते हैं क्योंकि टीचर को बाज़ औक़ात नहीं आता। प्रोफेसर जो है वो झड़क देते हैं, उनकी जो है नंबर उनके बायसेस आ जाते हैं क्योंकि वो उसको वो जो है क्रिटिकल थिंकिंग को जो है पनपने ही नहीं देते। जिस मुल्क के अंदर प्लेजराइज हो अगर थीसिस, तो वहां पे आप कहाँ की क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप पहले 2-3 साल तो बच्चे को एथिक्स सिखाइए कि भाई वो जो चिप्स खा के उसका रैपर जो है वो सड़क पे ना फेंक दे, आप उसको जो है केले का छिलका जो है बाहर गाड़ी से ना फेंक दे, आप उनको एथिक्स सिखाइए। उसके बाद फिर आप उनको सिखाइए क्रिटिकल थिंकिंग ताकि वो सवाल कर सके। तो ये सारी दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, आपका मामला 2 स्कूलों का सिलेबस एक नहीं होता। ये कहा कि यहाँ ये जो फिर उसी तरह की एक आर्काइक और वो घिसी पिटी जो है बहस है कि जी एक करिकुलम होना चाहिए। खुदा के बंदो, दुनिया भर में नॉलेज फैला हुआ है। आप उसको नॉलेज को जब टेस्ट करते हैं तो एक मदरसे का अगर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, ही कैन एनालाइज इट। जी, अगर आप मैथमेटिक्स हैं, उसके चाहे कई तरीके अडॉप्ट कर लिए, जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड तरीका है उसके मुताबिक आपको आना पड़ेगा, तो वो उसके जरा आप निसाब लेके आइए और टीचर को इस काबिल बनाइए कि वो अपने बच्चों को जो है वो सिखा सके। और मैथमेटिक्स इस वक्त इस मुल्क का सबसे मुश्किल तरीन सब्जेक्ट समझा जाता है, जबकि बाकी दुनिया में लोग जो हैं उसमें एक्सेल करते हैं। तो ये हमने खुद तालीमी निसाब की तरफ खुद तवज्जो नहीं दी। फिर इसी तरह इस वक्त जो आप हैजानी कैफियत देखते हैं, वो वजह क्या है? तालीमी इदारों में स्टूडेंट यूनियन ही नहीं है, तो वो किस तरह से आगे गवर्नेंस का सबक सीखेंगे? हम जब स्टूडेंट थे उस वक्त से पाबंदियां लगी हैं, आज तक पाबंदियां हैं। मैं रिटायर हो चुका हूँ, रिटायर हुए भी 4 साल हो गए। तो ये जो है प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और उससे बढ़कर आपको तालीम जिस भी शोबे में आप रिसोर्सेज देंगे वो तरक्की करेगा। जब आपने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिसोर्सेज दिए तो आप कामयाब हो गए, आप न्यूक्लियर पावर बन गए। जिस दिन आप तालीम में रिसोर्सेज देना शुरू कर देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये मुल्क आपको जो है उससे 100 गुना ज्यादा पे बैक करेगा, क्योंकि आपकी तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो इस काबिल होंगे कि वो इनोवेटिव भी होंगे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनेंगे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, एंटरप्रेन्योर भी होंगे। वो जो है दे कैन डू वंडर्स। जी, तो आप रिसोर्सेज दीजिए। और अगर ये जो है ये बाकी लोग जो है सिर्फ शोबाजी करते हैं, वो रोड बना देते हैं, कोई ब्रिज बना देते हैं, फला कर देते हैं, तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। जी, डॉक्टर मुख्तार साहब, बड़ा अहम नुकता उन्होंने कहा कि इखलाकियात नहीं है। और फिर एक और नुकता ये है कि तलबा को एक ट्रेडिशनल लेक्चर दिया जाता है, सेमेस्टर सिस्टम है, वक्त शॉर्ट है, ना मेंटोरिंग है, ना इखलाकियात की तरफ तवज्जो। अब आपको एक मरतबा फिर अपॉर्चुनिटी मिली है 2 बरस के लिए, तो तमाम तर चीज़ें अपनी तरफ, बजट, तालीम, डिग्रियाँ, ये जो चीज़ें तलबा का करैक्टर जो है वो बनाना है, मेंटोरिंग करनी है, उनको बहसीत एक कौम बनाना है। आपने भी रोशनी डाली कि हमें ये नहीं पूछना कि हम बलूचिस्तान के हैं, KP के हैं, पंजाब के हैं, कश्मीर के हैं, सिंध के हैं। बर्दाश्त डेवलप करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये चीज़ें करनी है, डिबेट्स और मुबाहिसे कराने हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मॉरल वैल्यूज़, बर्दाश्त। तो इसकी तरफ आप इस 2 साल के टेनर में कोई ख़ास फोकस पॉलिसी? देखें जी, बिल्कुल एम्बेसडर साहब ने सही पॉइंट आउट की हैं चीज़ें। अगर हम एथिकली स्ट्रांग हो जाए ना, हमें वैल्यू सिस्टम समझ आ जाए जी, तो बाकी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती हैं। ठीक। स्टूडेंट यूनियन क्यों नहीं अलाउ कर रहे?
कि जैसे स्टूडेंट यूनियन की बात करते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, फिर फायरिंग होती है, फिर 4 साल की डिग्री 7-7 साल में नहीं मिलती थी, याद होगा आपको। कैंपस तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं, बच्चे कत्ल हो रहे होते हैं, मारामारी होती है, तूफान बदतमीजी हो जाती है, क्योंकि हमने वो वैल्यू एथिक्स सिस्टम पे कभी अभी सोचा ही नहीं एज ए नेशन हमने। ठीक है, जहाँ तक आपने कहा कि किस तरह होगा, देखें हम पाकिस्तान से शायद बहुत अच्छे डॉक्टर भी बना रहे होंगे, इंजीनियर भी हो रहे होंगे, बिजनेस ग्रेजुएट भी नहीं कर रहे हैं, अच्छे इंसान नहीं मिलते आपको। वो वजह ये है कि हमारा प्रोफेसर जो है ना वो प्रोफेसर ही नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने ये जो प्रोफेशन दिया है हम जैसे लोगों को, जो प्रोफेसर हैं या जो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटियों में, मैं कहता हूँ ये पैगंबरों वाला काम है, पेशे मौलम ही है, उसको उस पीरियड में देखना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम नंबर गेम में भाग रहे होते हैं, भाग लगे हुए हैं, पेपर पर छाप लें, मोटा सीवी कर लें, अगला स्केल ले लें, बच्चे सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, बच्चों को वैल्यू सिस्टम आ रही है नहीं आ रही। मुझे आज भी याद है, मैं कहता हूँ मुझे 4th ग्रेड में मेरा ख्याल है स्कूल में मुझे एक टीचर ने बताया था नमाज कैसे पढ़नी है, उसने कैसे मुझे इधर हाथ बांधने हैं, मैं आज तक उस तरह पढ़ूँ को उसने मुझे एक रास्ते पे लगा दिया, एक लाइन पे लगा दिया। हमारा उस्ताद जो दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की है ना, अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके जो टीचर हैं वो दरवेश होते हैं, दरवेशी का काम करते हैं, उनको अपने फील्ड से अलावा किसी दुनिया के और काम कोई गरज नहीं होगी। आज ही इनकसारी दरवेशी दरवेशी के साथ बच्चों के बेलोस होके बढ़ाते हैं, बेलोस होके उनको समझाते हैं। हमारे बदकिस्मती से मुसलमानों का अलमिया ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ, बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ, शायद इस पे मुझे लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन दिल की बात मैं करूँगा, खुल के बात तो मैंने क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में भी जाके ऑपरेशन हेड, मैंने डिप्टी डायरेक्टर जनरल ISS को रबात में रहा हूँ, मैंने देखा है मुसलमानों की डिक्लाइन का मसला ये है कि 2 जो इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी के, जिनकी बहुत जिम्मेदारी है माशरे को बनाना, उसको संवारना, उनको आगे फ्यूचर के लिए तैयार करना, वो इमाम और उस्ताद, यानी हमारा मजहबी रहनुमा और हमारा उस्ताद। और बदकिस्मती से मुसलमानों में ये दोनों फिरके करप्ट हो गए। जिस कौम के उस्ताद और इमाम करप्ट हो जाएं भाई, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। आप वेस्ट को देख लें कि उन्होंने तरक्की कैसे की, उनके कलीसा ने उनको खिदमत का सिखाया, उनको चैरिटी का सिखाया, टीचर्स ने उनको दुनियावी नॉलेज में आगे एक्सीलेंस की तरफ लेके बेलौस होकर उन्होंने की, तो आज वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारा वो पैगाम जो हमें हमारे रिलीजन ने दिया या हमारे हदीस में है, वो उनको फॉलो कर रहे हैं, हम भूल चुके हैं, हम नाम के मुसलमान रह गए, उसके लिए हुर्मत के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म को शायद नहीं मानते हम। जो अल्लाह ने हुक्म दिया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप पे ये फ़राइज़ हैं, वो भूल गए हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उसके लिए जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। मेरी जो आपने सवाल किया ना, उसका जब तक नहीं ठीक हो सकता जब तक हमारे इमाम और उस्ताद दोबारा दरवेश ना हो जाएं और बेलोस होकर कौम की रहनुमाई करें, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी जो मर्ज़ी कॉस्मेटिक करते रहना, तो वो ज़रा सी हवा चलती है, बारिश होती है, उतर जाती है। जी नाज़रीन, जो डॉक्टर मुख्तार साहब ने नुक्ता हाईलाइट किया है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, बदनवानी करप्शन, और इस पर हम जवाब हासिल करेंगे एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब से। लेकिन यहाँ पर लेते हैं हम एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम रुख करते हैं एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब का। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, डॉक्टर मुख्तार साहब ने बड़ा अहम नुक्ता हाईलाइट किया है कि 2 माशरे में अहम तरीन जो शख्सियात हैं जिनसे इंस्पिरेशन हासिल की जाती है, रहनुमाई, इल्म, यानी हमारा उस्ताद और हमारा जो दीनी रहनुमा है, हमारा इमाम, वो करप्ट हो चुके हैं। लेकिन माशरे में ओवरऑल करप्शन, बदनवानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लैक ऑफ कमिटमेंट, सिंसियरिटी नहीं है, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल लेवल, और नीचे डीप रूटेड है करप्शन। तो करप्शन पाकिस्तान का अहम तरीन इशू आप समझते हैं, इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? चूँकि जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा तो हम इस्लाहात का प्रोसेस नहीं मुकम्मल कर सकते, चाहे वो माशी इस्लाहात हों, तालीमी इस्लाहात हों, चाहे वो सियासी इस्लाहात हों। तो करप्शन जो डीप रूटेड है माशरे में पूरे 75 बरस से,
जी दुरानी साहब। जी, मेरे नज़दीक तो मतीन साहब, ये करप्शन जो है ये रेलेवेंट है, क्योंकि एक उस्ताद अगर करप्ट आप कहेंगे तो आप ज़रा ये देख लीजिए कि उसके अदरवाइज जो उसके हालात, माशी हालात कैसे हैं। मैं आलिम का भी इसीलिए मैं जिक्र करूंगा कि आलिम ज़रा आप देख लीजिए उनको क्या जो है माश मिलता है। तो मैं इसीलिए अर्ज किया था कि जिस शोबे में आप वसाइल मुहैया करेंगे वो तरक्की करेगा। जी उस तरक्की का मतलब ये है कि उसकी अखलाकी तरक्की भी वैसे ही होगी, जी प्रोफेशनल उसका प्रोफेशन वो भी वैसे ही होगा, और उसके जो है आप देखेंगे उसके जो फिर पे बैक है वो भी आपसे। तो लिहाजा मेरे नज़दीक तालीम पे तवज्जो देना, मेरे नज़दीक ये है कि हम लोग जो हैं 2 टाइम भूखे रहें, 1 टाइम लेकिन खाना लें, लेकिन बाकी वसाइल जो हैं आप तालीम पे तवज्जो दें। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और वो तालीम भी सही तालीम, उसमें ये है कि उस्ताद जो है उसको ट्यूशन पढ़ाने पे मजबूर ना हो वो। और इसी तरह जो है आलिम की, जहाँ तक आलिम और उस्ताद मेरे नज़दीक एक ही हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो स्पेशलाइज मजहबी उमूर में करेंगे और ये जो हैं बाकी दुनियावी उमूर पे करेंगे, लेकिन बात इल्म की है और प्रोफेशनलिज्म की है। तो आप उसको प्रोफेशनलिज्म जितना लाएंगे तालीम के अंदर, और जितना क्रिटिकल थिंकिंग को आप जो है फ़रोग़ एनकरेज देंगे। करेंगे, बिल्कुल। उसका नतीजा आपके सामने पॉजिटिव ही निकलेगा। तो मैं फिर तकरार करूँगा कि जब तक आप जिस शोबे में वसाइल मुहैया नहीं करेंगे, उसकी तरक्की के बारे में एक्सपेक्ट करना, हमारी एक्सपेक्टेशन हम बहुत बड़ा लेते हैं लेकिन उधर वसाइल देते नहीं, तो इसलिए फिर हम पे रोते हैं कि करप्शन हो रही है, ऐसा नहीं। और उसका ज़रा लॉपसाइडेड है। तो आप जी तालीम पे सही तवज्जो दें, और तालीम से मेरी मुराद हर किस्म की तालीम है। ये उसका मिस्र एक खास शोबे के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस भी है, साथ ही साथ आपके सोशल साइंसेस पे भी आपको तवज्जो देनी है, ऐसे ही। क्योंकि हमारे लोगों को जो है वो शायद एटम बम बना लेंगे लेकिन उनको गवर्नेंस के जो है जी वो तमीज़ नहीं इश्यूज होगी, बिल्कुल। तालीम नहीं होगी। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हर शोबे में आपको सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने हैं, आपको क्रीम ऑफ द क्रीम पैदा करना है, तब आप जो है वो तरक्की कर सकें। डॉक्टर मुख्तार साहब, हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं बना सके। आज कई यूनिवर्सिटीज़ जो क़याम पाकिस्तान से पहले थी और कुछ जामियात जो क़याम पाकिस्तान के बाद बनी, आज शदीद तरीन माली बहरान का शिकार हैं, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो जो दुरानी साहब कह रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तहकीक, समाजी उलूम के ऊपर तवज्जो यानी सोशल साइंसेज, तो क्या ये जो माली बहरान है इसकी क्या वजह, क्या हुकूमतों की तरफ से कमिटमेंट में कुछ कमी नहीं होगी, कमी हुई है? चूँकि जब तक हम ज़्यादा पैसे और रिसोर्सेज नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमारे रिसर्च के इदारे, हमारी जामियात वो उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं दे सकेंगी। मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, दुरानी साहब ने जैसे वो बात की और सही कही। मेरा जो मकसद था कि इमाम और उस्ताद करप्ट हो गए, मतलब है कि प्रोफेशनलिज्म ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। पैसों बेचारे वो क्या खाएंगे तो क्या लगाएंगे, वो पैसों वाली चक्कर की मैं बात नहीं कर रहा, कि अपने अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनलिज्म जिसे कहना चाहिए ना, कि उनकी जिम्मेदारियां उस पर हम कंप्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि क्या वजह है। देखें, वो बिल्कुल दुरानी साहब सही फरमा रहे हैं कि अगर आप रिसोर्स देंगे, आप खुद देख लें पाकिस्तान में 2002 के बाद हायर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई तो आपको कुछ अच्छे रिज़ल्ट नज़र आए। इससे बहुत बेहतर भी हो सकते थे, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रही, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कट गया, कभी ये हुआ। क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ जो प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए, और 3-3 साल के लिए दुनिया में उनके लिए बजट फिक्स कर दिया जाता है कि लोगों को पता हो कि हमने क्या करना है। हमारे यहाँ ये बजट एडजस्टमेंट लाइंस आइटम होती है कि पैसा काटना है सबसे पहले इधर से काटें। लेकिन अब मुस्लिम वर्ल्ड में सब ने एग्री किया हुआ है अंडर OIC कि हम अपने अपने GDP का 4% एजुकेशन पे लगाएंगे। ये कमिटमेंट है, ये बिल्कुल रिटन कमिटमेंट है जो हेड ऑफ द स्टेट ने OIC के अंडर से उस प्लेटफॉर्म पे एक एग्रीमेंट किया हुआ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी हम 3 से भी ऊपर एलोकेशन में भी गए, 3 से भी ऊपर नहीं गए। नहीं गया। और हमारा अलमिया भी है, एक तो हमारी वो पाई छोटी है, दूसरा पाई की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी स्क्यूड है। दुनिया में नाम ये है कि 4% मिनिमम एजुकेशन पे होना चाहिए, 1% हायर एजुकेशन को जाना चाहिए, 3%
लोअर मिडल और स्किल जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको जाना चाहिए। लेकिन एक तो पाई छोटी है, फिर हमारा मैक्सिमम पैसा जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट में निकल जाता है, और जो बच्चों को या उनको जो अनेबलिंग एनवायरनमेंट दी जाती है क्रिएटिविटी आने के लिए, बाकी काम करने के लिए, वो मुमकिन नहीं रहती कि रिसोर्सेज नहीं होते। दो के हायर एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिसोर्सेज मिले, अच्छी चीज़ें अब डेवलप हो गई। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में भी गवर्नमेंट ने हमारा बजट बेहतर रखा है, इससे बहुत बेहतर होना चाहिए। लेकिन जब हालात मुल्क के देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार हमारे किटी में गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, तो हम और क्या प्रेशर डालें उन पे जी। लेकिन जब हालात भी अच्छे थे तो मेरा ख्याल है उस तरह प्रायोरिटी नहीं थी जैसे होनी चाहिए। मैं टोटल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। एक क्विक सवाल करना होगा। एक अपना डॉक्टर एम्बेसडर दुरानी साहब से पूछेंगे। एम्बेसडर दुरानी साहब, 1 मिनट है सिर्फ, अगरचे कि बहुत ज़्यादती है, वक्त कम है और बड़े अहम इशू की तरफ मैं आ रहा हूँ कि क्यों हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो मुस्तहकम नहीं रह सकी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुल्क के अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग खारजा पॉलिसी के साथ भी लिंक करती हैं। हमारा पासपोर्ट, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे फॉरेन रिलेशन, वो भी आज इस्तेहकाम का जो है वो बाइस नहीं हो सके। वेरी प्रिसाइजली प्लीज़। देखिए, खारजा पॉलिसी जो है ऐसे ही है जैसे आप एक फैशन शो में आप रैंप पे जाते हैं। वाह। तो जो इस तरह का लिबास आप बनाएंगे उसके पीछे जो मेहनत होगी वो नजर आएगी वैसे रैंप पे। तो इसलिए जो है a foreign policy is a reflection of your domestic structure। तो जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जैसे होगा उसी तरह की आपको खारजा पॉलिसी नजर आएगी। अगरचे ऐसे बुरे हालात भी नहीं है, लेकिन बहरहाल चूंकि हम लोग खासे अपने जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म में कुछ ज़्यादा ही बह जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन असल चीज़ है आपका डोमेस्टिक जो इस्तेहकाम है, मौशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम। बिल्कुल, बहुत आम मैसेज हमारे दोनों पैनलिस्ट ने छोड़ा है कि हम दूसरों की बुराइयां, दूसरों की जो तनकीद है, दूसरों के जो इश्यूज़ हैं उनके बजाय ख़ुद अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने आप को बहैसियत कौम बनाएं, और सबसे ज़्यादा यह है कि इस पूरी पाकिस्तानी कौम को तालीम याफ्ता बनाना है। बेस हमारी तालीम होगी, और जब नेशन एजुकेटेड होगी, तालीम याफ्ता होगी, तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि स्काई इज़ द लिमिट। तो प्रोग्राम के अख्ताम पर एक मरतबा फिर आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक, और इस दुआ के साथ कि आइंदा आने वाले बरसों में वतन अज़ीज़ को इस्तेहकाम मिले और हर शोबे में पाकिस्तान तरक्की करे और हम एक कौम बन पाएँ। डॉक्टर मुख्तार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।